सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल जी? और सब बढ़िया, सब मज़े में? आवाज़ क्लियर, ऑडियो वीडियो सब सॉर्टेड है? करें भाई सेशन की शुरुआत। रेडी हैं सभी? नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आई होप सब बढ़िया होंगे, आ गए होंगे, बाकी बच्चे आते रहेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज लेवल 2 है पैराजम्बल्स के। कल हमने लेवल 1 किए थे। जिन जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले तो उस क्लास को देख लेंगे, इसके बाद ये वाली क्लास देखेंगे, उसके बाद ये वाली क्लास देखेंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, सेंटेंस की लेंथ भी बढ़ेगी, ऑप्शंस भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि लेवल 1 से लेवल 2 आ रहे हैं, लेवल 3 नहीं जा रहे हैं सीधा अभी, वो कल जाएंगे। तो बेसिक लेवल की चीज़ें पहले लगा के आइए, बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है भाई? चलिए जी, शुरुआत करते हैं, बाकी फिर आ जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं 3 लेवल पे, इनको हम लोग करेंगे। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे क्लास हो रही है 9 AM, ठीक है? अपना रूटीन बना लीजिए। करें भाई शुरुआत? अभी रेडी हैं सभी? करें? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो करना क्या है भाई, ये पैराजंबल है आपके सामने, वही सेम जैसे कल किया था, बस आप देख रहे हैं सेंटेंस की लेंथ बढ़ गई है, ठीक है? अच्छा, मैंने वो वाले भी ऐड किए हैं, S1 S6 वाले नहीं होते, जैसे उसमें अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 है हमारे पास, बट उसमें 6 होते हैं। एक पहला गिवन होता है और लास्ट का गिवन होता है S1 और S6, बीच के 4 रीअरेंज करने होते हैं। वो सेम चीज़ ही है, बस 2 सेंटेंस बढ़ा देते हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है वो, ठीक है? एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूँगा, उसके बाद फिर सेशन की शुरुआत करते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। डिस्क्लेमर ये है कि मेरे से बार बार प्लीज़ ये रिक्वेस्ट मत करना सर, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी कोशिश ही रहती है कि एक ही क्वेश्चन में जितने ज़्यादा पैटर्न, जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स, जितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो सके वो सीखें, क्योंकि सीखना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं है, मैं 50 बार बता चुका हूँ। तो आराम आराम से चीज़ें समझते चलेंगे जो मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास सिर्फ लर्निंग के लिए है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है घर पे, ठीक है भाई? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने बनाएंगे और डन लिख देंगे भाई। एक का तो आंसर भी आ गया, जिसका बन जाए वो डन लिख देगा। और जिससे नहीं बन रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नज़र डालो, ट्राई करो, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए जी, आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहा है डी, तो कोई कह रहा है बी, किसी ने सी भी आंसर दिया, रोमियो जी ने। चलो आओ, कोई बात नहीं। देखो, मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं दे सकता सेशन के अंदर, तो आप मेरे साथ साथ बनाते चलिए जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप एक बार पूरा पढ़ते हैं, इसे एक बेसिक आइडिया लेते हैं, जिस्ट लेते हैं, जिसे हम लोग स्किम करना कहते हैं। स्किम करने के बाद आप ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, वो कह रहा है या तो पहला एस हो सकता है, या पी हो सकता है, या आर हो सकता है, ठीक है? पी तो रिपीट ही हो रहा है, तो पी, आर और एस। आप पहले पी को पढ़िए। पी में बोल रहा है कि जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाया है, क्या पाया? कुछ इंटरेस्टिंग पाया है। किसके बारे में? कैटरपिलर्स के बारे में, ठीक है? कि उनकी सिक्स सेंस होती है, दैट मोस्ट लैंड एनिमल्स डू नॉट हैव। काफ़ी सारे जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके पास नहीं होती, बट कैटरपिलर्स के पास होती है। तो क्या ये आपको फर्स्ट लग रहा है? हाँ भाई, मुझे तो फर्स्ट लग रहा है, इसमें तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही है, ऐसा कोई डिपेंडिंग एलिमेंट मुझे दिखाई दे नहीं रहा कि मैं इसे एलिमिनेट कर दूं। इंडिपेंडेंट है, कैटरपिलर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो ये तो फर्स्ट हो सकता है, ठीक है? उसके बाद एस था, एस को पढ़ लेते हैं। एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं या लैंड पे रहते हैं, ऑफन हैव दिस कैपेबिलिटी, उनके पास ये वाली कैपेबिलिटी होती है। कौन से वाली हमें नहीं पता है, तो पहले कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस की होगी। दिस कैपेबिलिटी बोला है यहाँ पे, यस और नो? कौन सी? शायद वो सिक्स सेंस की बोल रहे हैं, सिक्स्थ सेंस की बात कर रहे हैं शायद। दिस कैपेबिलिटी को मुझे नहीं पता कि कौन सी कैपेबिलिटी है, बस मुझे ये पता है कि ये फर्स्ट नहीं है, बोलो हाँ। तो जहाँ जहाँ एस है उसको काटा मारो पहले, फर्स्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर एक आर चेक करना था, आर फर्स्ट हो सकता है? आर में कह रहे हैं रिसेंटली रिसर्च जो हुई थी बिफोर 2013 अनकवर्ड दैट, कि जो सर्टेन
सर्टेन आर्थ्रोपोड्स हैं इंक्लूडिंग बम्बल बीज जो हैं और होवर फ्लाइज हैं, स्पाइडर्स हैं, ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दिस कैपेबिलिटी। फिर से दिस कैपेबिलिटी आ गया, मतलब पहले कोई कैपेबिलिटी की बात कहीं ना कहीं हो रखी है, उसी को ये वाली कैपेबिलिटी करके बोला जा रहा है। प्लस एक चीज़ और है, यहाँ पे ऑल्सो भी लिखा हुआ है। अच्छा, पहली बात आर फर्स्ट हो नहीं सकता दिस कैपेबिलिटी और ऑल्सो के चलते, तो आर वाला जहाँ पे है काटा मारो। अब हम फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ रहे थे, फर्स्ट तो हमें मिल गया, देखो पी है ऑटोमेटिकली, बट एट द सेम टाइम हमें पेयर भी मिल गया ढूंढते ढूंढते, समझे? देखो कॉन्सेप्चुअली चलना है, फर्स्ट ढूंढते ढूंढते हमें पेयर भी मिल गया। यहाँ लिखा हुआ है दिस कैपेबिलिटी, यहाँ बोला हुआ है ऑल्सो दिस कैपेबिलिटी। नहीं समझे मेरी बात? तो कहने का मतलब एस और आर का पेयर भी होगा, पी पहला है और एस और आर का पेयर है। पी पहला है, एस आर का पेयर कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो मतलब ये वाला आंसर आ गया, बी आंसर होगा। रोमियो जी ने, मैं ना सेशन शुरू किया, मैं ऐसे खड़ा हूँ और मैं बात समझा रहा हूँ अभी कि ऐसे करना है, एक एक क्वेश्चन को राम राम समझना, सीधा आंसर सी। हटा भी नहीं हूँ मैंने, अभी स्क्रीन भी नहीं दिखाई है, सीधा आंसर सी। थम जा थोड़ा सा भाई, डट जा, इतना हीरो नहीं बना करते, ठीक है? अभी सबको समझ में आया जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? किस किस ने बताया था बी आंसर? चलो अब देखो यहाँ पे दो बातें और समझेंगे, ठीक है? एक बार जल्दी जल्दी से नज़र डाल लो कि लिखा क्या हुआ है, बेसिक मीनिंग भी पता होने चाहिए, ठीक है? पी में बोला कि साइंटिस्ट ने क्या पाया है कि कैटरपिलर्स के पास सिक्स्थ सेंस है, ठीक है? मोस्ट लैंड एनिमल्स के पास नहीं है। फिर क्यू में बोल रहा है कि थ्रू स्पेशल हेयर्स ऑन देयर बॉडीज, ये देयर बॉडीज शायद कैटरपिलर्स को बोला है, जिसको हम सेटे कहते हैं, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी मुझे नहीं पता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पिकअप कर सकते हैं अपनी सेंस के साथ और इसे इलेक्ट्रो रिसेप्शन कहते हैं। क्लियर? फिर एस बोला हुआ, एस कि एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं उनके पास भी ये वाली कैपेबिलिटी होती है। अब ये सिक्स सेंस की ही बात हो रही है, इसकी इलेक्ट्रो रिसेप्शन की। यहाँ पे इलेक्ट्रो रिसेप्शन इंट्रोड्यूस किया था और यहाँ पे बोल रहा है कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन की कैपेबिलिटी होती है। बोलो हाँ, समझ में आया? जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और आखिरी में आ गया फिर आपका आर, कि कुछ ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स हैं उनमें भी ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दिस कैपेबिलिटी, उनमें भी होती है। तो छोटे छोटे की पॉइंट्स पकड़ने हैं और आगे चलना है, लो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, डन लिखेंगे जिसका बन जाए। एक बच्चा पूछ रहा है नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए पैराजंबल में? भाई डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ऐसा कोई फिक्स्ड और स्टैंडर्ड और कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं होता है। जल्दी से डन लिखेंगे जिसका बन जाए, या आंसर ही बता देंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ जाइए। रीड कर लिया, ठीक है? ऑप्शंस पे आगे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला खुद ही गिवन है, आर पहला होगा, समझना उस चीज को, आर पहला है। एट सम पॉइंट आफ्टर माई डॉटर एना डाइड आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट ट्रैवलिंग, कि जब उसकी बेटी की डेथ हुई तो उसके कुछ टाइम बाद एक ऐसा समय आया कि वो ट्रैवलिंग के बारे में उसने सोचना समझना बंद कर दिया। इन द लास्ट ईयर ऑफ एनाज लाइफ, जब वो जिंदगी के आखिरी समय में थी, शी हैड बिन प्लानिंग अ ट्रिप, वो ट्रिप को प्लान कर रही थी। कहाँ का ट्रिप था? टू पोर्टलैंड, ओरेगांव। ओरेगांव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरेगॉन, जो भी बोलते हैं। अपनी कज़न के साथ ये ट्रिप जो है प्लान कर रही थी। तो आर पहला है। अब आर पहला है तो उसके बाद क्या आएगा? आर पी की आर एस। देखो बहुत बार क्या होता है कि आप जब पैराजंबल सॉल्व कर रहे होते हो तो पढ़ते पढ़ते आपको पेयर दिख जाते हैं, ठीक है? और कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो छोटा सा पेयर पकड़ के सीधा शॉर्ट ट्रिक मार के या शॉर्टकट मार के आंसर निकाल देते हैं, बट उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर पढ़ते पढ़ते आपको कुछ पेयर दिख रहा है तो उसे 1% के लिए, जैसे कुछ भी पेयर बन गया, मान लो एस पी का बन गया या पी क्यू का बन गया, तो उसे मन में रख के या साइड में नोटबुक पे लिख के अलग से रख दिया करो। सॉल्व स्टेप बाय स्टेप ही करना है। वो पेयर हेल्प कर सकता है आपकी, बट आप उस पेयर को पकड़ के सीधा एक बारी में आंसर नहीं निकाल सकते।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो आर पी आर एस, देखो मैं हल्का सा जो मेरी अप्रोच है उसमें हल्का सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट एक्यूरेसी 100% है, और वही हमें चाहिए। एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट जितने करने 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने, कुछ छोड़ने वाले भी हो जाते हैं। और दूसरा, मैं आराम आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी करना है ये प्रोसेस, ठीक है भाई। चलो, आर पी और आर एस। आर में एना की बात की है, ठीक है, एक बार पी को पढ़ लेते हैं। क्या ये शी एना हो सकती है? हाँ, शी वॉन्टेड टू गो ऑन दैट ट्रिप। कौन सा ट्रिप? शायद इसी ट्रिप की बात कर रहा है, देखो, अ ट्रिप और दैट ट्रिप की पॉइंट दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, वो पोर्टलैंड जाना चाहती थी कजन के साथ, ठीक है। बट दैट वॉज द ईयर हर कैंसर फाइनली आउट रैन इट्स ट्रीटमेंट, कि वही वो साल था जब वो जाना चाहती थी ट्रिप पे, तो वही वो साल था जब उसका कैंसर जो है आउट रैन कर गया उसके ट्रीटमेंट को। मतलब कैंसर एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जहां ट्रीटमेंट अब उस कुछ कर ही नहीं सकता, ट्रीटमेंट से कुछ उसका इलाज नहीं हो सकता, ऐसी स्टेज पे पहुंच गया। तो क्या ये पेयर बन रहा है? आरपी का बन रहा है। आर एस भी चेक कर लो। आर एस में बोल रहा है कि जो स्टार्क पेन था, स्टार्क मतलब एक्सट्रीम पेन था, किस चीज़ का? एना की डिसअपॉइंटमेंट का, वो मेरे साथ रहा ऑल दीज ईयर्स। एना क्यों डिसअपॉइंट हुई पहले तो बताना पड़ेगा ना, समझो ना उस चीज़ को, पहले बताना पड़ेगा कि उसका दिल टूट गया, है ना। ये वाला पॉइंट कहीं ना कहीं आना चाहिए। वो जाना चाहती थी बट कैंसर की वजह से शायद नहीं जा पाई होगी, उसके लिए रिस्क था ट्रैवल करना, उसका दिल टूट गया। बाद में बोलेंगे ना कि एना की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो मेरे साथ रही, पहले बताओ तो सही कि एना डिसअपॉइंट हो गई। तो कहने का मतलब है आर के बाद एस नहीं आ सकता। क्या मेरे पॉइंट समझ में आए सभी बच्चों को? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट की बात ऊपर कहीं ना कहीं कर रखी है, आर के तुरंत बाद डिसअपॉइंटमेंट कैसे आ सकता है, समझे। तो आर एस जहाँ पे घाटा मारो, मतलब ये वाला गलत और ये वाला गलत। अब आर पी बना बनाया है, समझना उस चीज़ को, आर पी बना बनाया है, तो वो तो हमने वैसे ही बना दिया था। उसके बाद आपको चेक करना कि क्या आएगा, क्यों आएगा कि ऐसा आएगा। तो अभी सॉल्व करते करते ही तो मैंने आंसर बता दिया, पहले दिल टूटा होगा, तभी तो बोलेंगे कि जो एक्सट्रीम पेन था उसकी डिसअपॉइंटमेंट का वो मेरे साथ रहा, कि ऐना निराश होगी, ऐना का दिल टूट गया, ऐना नहीं जा पाई, और वो जो निराश होगी, दिल टूट गया, वो दर्द उसका वो मेरे साथ रहा, क्योंकि उसकी बेटी तो चली गई, है ना। आई फील बिटर व्हेन आई थिंक अबाउट व्हाट दैट ट्रिप मेंट टू एन एंड हाउ आई कुडंट मेक इट हैपन फॉर हर, कि मैं कैसे उसके लिए अरेंज नहीं कर पाया, तो वो सताती है मुझे वो याद अभी भी। तो क्यू एस होना चाहिए। क्यू एस कहाँ पे? ये रहा, ये वाला गलत। लॉजिक समझ में आ रहे हैं, पेयर समझ में आ रहे हैं, बहुत आसान है, आराम आराम से बनाओ, जल्दबाजी मत करो। ज़्यादातर बच्चे कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में गलती यही करते, ठा 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 ठा, है, तमंचे पे डिस्को चला देते हैं भाई। ऐसे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, धीरे धीरे स्पीड आती है। डन लिखेंगे। ये तो रिलेटिवली इजी है, चलो आओ देखते हैं। पहला क्यू या एस या पी। चलो यहीं से शुरू करते हैं। इन दिस वर्क, कौन से वर्क की बात हो रही है, तो ये पहला नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ मिल लिखा हुआ है, अधूरा नाम लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है, मैंने कल भी बताया था, पहले फुल नेम करके रेफर करेंगे, बाद में उसका शॉर्ट नेम करके या हाफ नेम करके या लास्ट नेम करके रेफर करते हैं, ठीक है। तो पहले पूरा नाम बताना होता है, तो पी वाला पहला नहीं है। क्यू वाला पहला हो सकता है। रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है, कास्ट टेबूज जो है और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो है, उसने डोमिनेट किया सोशल लाइफ को। और ब्रिटिश रूल में मिल ने फील किया कि ब्रिटिश रूल सिविलाइज कर सकता है इंडिया को, तो फिर से मिल अधूरा नाम है ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार पैरा जंबल में देखने को मिलता है।
पहले पूरा नाम आता है, बाद में कहीं ना कहीं अधूरा आता है, ठीक है। तो क्यू भी पहला नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गया। तो मतलब एस ही पहला है, ये बात क्लियर होगी। और एस के साथ पी जो है वो बना बनाया है, ध्यान से देखो। एस पहला है। 1817 की बात हो रही है। जेम्स मिल जो है एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और जो पॉलिटिकल फिलोसोफर है, उन्होंने पब्लिश किया एक मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क को, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। उसके बाद पी आ रहा है इन दिस वर्क। तो देखो यहाँ पे वर्क की बात की थी, की पॉइंट पकड़ो। भले ही उसने बना बनाया रेडीमेड पेयर दे दिया है, बट फिर भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। वर्क को ही दिस वर्क बोला है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को ही बोला है कि डिवाइड किया उसको कितने पार्ट्स में, 3 पीरियड्स के अंदर, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और ये जो पीरियडाइजेशन किया ना, इसको वाइडली एक्सेप्ट किया लोगों ने, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्यू आर है कि आर क्यू है? ओके, क्यू तो हमने पढ़ ही लिया था, एक बार आर को पढ़ लें। ही थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज जो हैं वो लोअर लेवल सिविलाइजेशन है यूरोप से, और अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोर्ट्स जो थे वो रूल करते थे कंट्री को। डेस्पोर्ट्स बेसिकली तानाशाही कह लीजिए, कि ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू मुस्लिम डेस्पोर्ट्स रूल करते थे कंट्री को। अच्छा, अब क्या होना चाहिए बताओ मुझे। क्यू क्यू आर के आर क्यू, देखो यहाँ पे 2 चीजें समझ में आ रही है, ध्यान से समझना बहुत आराम से उस चीज को, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है, पहले ये बोलेंगे कि हिंदू और जो मुस्लिम डेस्पोर्ट्स हैं वो राज किया करते थे, ठीक है। तो उनके राज होने की वजह से चीजें बेटर नहीं थी, तो ब्रिटिश रूल जो है अब सिविलाइज कर सकता है, कुड सिविलाइज इंडिया। यस और नो? समझो मेरी बात। पहले बोला ना कि लोअर लेवल में बोलेंगे, लोअर लेवल था सिविलाइजेशन का यूरोप के कंपैरिजन में। लोअर लेवल कैसे था? रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज था, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस थी। तो क्योंकि वो डेस्पोर्ट्स वहां राज किया करते थे, तो अब ब्रिटिश ही तुम्हारे काज सवार सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी सवार सकते हैं, तो वही सिविलाइज कर सकते हैं। तो एक तो ये की पॉइंट आपको मिल रहा है कि आर क्यू का पेयर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला गलत, तो डी आंसर है। एक की पॉइंट और मुझे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे अगर आप, पता क्या आप की पॉइंट दिखाई दे रहा है? सबसे पहले पेयर था एस और पी का, अगर आपने नोट किया हो, ध्यान से समझना इस चीज को, एस और पी का। एस में जेम्स मिल की बात की, और फिर पी में मिल के वर्क के बारे में बात की। तो अभी हिस्ट्री की बात चल रही थी ना, अभी इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही थी ना, अभी वर्क से रिलेटेड बात चल रही थी, तो पहले वर्क से रिलेटेड बात कंप्लीट करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री। पहले हिस्ट्री वाली बात ही कंप्लीट करेंगे ना, समझ में आया? तो कहने का मतलब है एस पी के बाद आर ही आना चाहिए, एस पी के बाद आर ही आना चाहिए, और आर क्यू का पेयर भी था। समझ में आया सबको? अरे बोलो हाँ। ये छोटे छोटे लॉजिक्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है बस। नेक्स्ट, कल वाले क्वेश्चन का आंसर अमन पिन कर दूंगा मैं कल वाली क्लास के अंदर। द्रविड़ वो भी लग सकता है, प्रोनाउन नाउन के बाद आता है, बट और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह उसी को ही पकड़ के हम आंसर निकाल देंगे। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ जी। देखते ही पता लग रहा है कि पी पहला नहीं होगा, और उसने पी पहला दिया भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, दिस रीजन को कैसे काटा मारे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एक करके सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ये पहला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपनी मर्जी से सारे एलिमिनेट नहीं करने हैं। ऑप्शंस में देखो कि फर्स्ट कौन सा गिवन है, उसको एलिमिनेट करो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है हमने। तो या तो एस या तो आर। आर में बोल रहा है और एस में कुछ बोल रहा है। चलो देखते हैं। जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है, उसे रेफर किया जाता है थर्ड पोल की तरह, क्योंकि ये होल्ड करता है लार्जेस्ट रिजर्व स्नो का और आइस का आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन में तो होता ही है, बट हिंदू कुश रीजन
जो है हिमालय रीजन जो है वहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्व है स्नो और आइस का। चलो ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन सा मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो ये 1% के लिए फर्स्ट मान लेते हैं। आर में देखते हैं, साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया कि जो हिंदू कुश बायोस्फीयर है इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स का मतलब है कि वहां पे अब डिस्ट्रक्शन आने वाला है, वो खत्म होने वाला है, ये सेंस दे रहा है। ब्रिंक का मतलब होता है एज। देखो अब हमें कैसे पता लगेगा द हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है वो इंट्रोडक्टरी है कि फिर द हिंदू कुश बायोस्फीयर जो है वो इंट्रोडक्टरी है। कुछ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं। कहने का मतलब आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो कंफ्यूज हो जाएं कि ये पहला है कि ये पहला है, और लाजमी है कंफ्यूज होना, बहुत बार आ जाती है ऐसी कंफ्यूजन। तो तुक्का कभी भी नहीं मारना है, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, इंट्यूशन यूज कर सकते हो, बट आगे से हिंट ले लो, मेरे को लगता है ज़्यादा बेटर रहता है उस सिनेरियो में। जैसे अभी मुझे नहीं पता लग रहा, अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि पहला कौन सा है, हालांकि अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं एज अ टीचर देखो तो मुझे पता है, मेरी सेंस आपसे ज़्यादा काम करेगी, बट मैं स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव सिखाना चाहता हूँ क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करना, मुझे नहीं करना है। ठीक है भाई, वहाँ जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने पढ़ते पढ़ते एक चीज़ देखी, दिस रीजन लिखा हुआ है, सबसे पहले ही दिख गया था, ऐसे की पॉइंट को पकड़ना है। अब ये रीजन कहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ये रहा, तो इसी को ही तो दिस रीजन करके रेफर किया होगा। तो क्या आरपी का पेयर आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, आरपी का पेयर दिखाई दे रहा है। आरपी कहाँ कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, समझे, एलिमिनेट कर दिया हमने। चलो ओके, अब आपको एक वर्ड और दिखाई दे रहा है, हाउ एवर। किस किस को दिखाई दे रहा है? ये छोटे छोटे की पॉइंट्स भी पकड़ने होते हैं। हाउ एवर, क्या हाउ एवर कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को रिलेट करता है? करता है। दो ऑपोजिट बातों को जोड़ता है? जोड़ता है। ऑन दी अदर हैंड या बट का सेंस देता है? देता है। अगर आप देखेंगे पी में पॉजिटिव बात बोली है और क्यू में उसकी ऑपोजिट बात बोली है। कैसे? ये जो रीजन है ये क्रूशियल है टू दी लाइवलीहुड्स एंड इकोनॉमीज ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल। मतलब इस रीजन की वजह से लोगों का गुजारा चलता है, इकोनॉमीज चलती हैं, और ये सोर्स है 10 ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन एशिया। समझना इस चीज को। अब इसमें देखो ऑपोजिट बात हो रखी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो थ्रेटन कर रहा है इस लाइफ लाइन को। कौन सी लाइफ लाइन को? इस रीजन को ही बोला है, क्योंकि ये जीवन का गुजारा चलाता है, ये इकोनॉमीज चलाता है बिलियंस ऑफ लोगों की, ये सोर्स है 10 ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन इंडिया, तो ये लाइफ लाइन ही होगी ना। तो हाउ एवर दो ऑपोजिट बातों को जोड़ता है। तो क्या आपको इन दोनों का पेयर दिखाई दे रहा है? क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वेदर पैटर्न्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, तो पी क्यू का भी पेयर है। कौन कौन सा पेयर बनाया था? आर और पी बनाया था ना, आर और पी बनाया था, और पी क्यू का भी है, तो पी क्यू का भी है। ढूंढो आर पी क्यू का ब्लॉक कहाँ पे है। आर पी क्यू यहाँ नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब क्या करें? अब देखो एक बात बताओ, ये हिंदू कुश बायोस्फीयर फिर बिल्कुल आखिरी में तो जाएगा नहीं, मुझे लगता है फिर शुरू में ही रखना प्रेफरेबल होगा। नहीं समझे मेरी बात? जब पहले हिंदू कुश हिमालयन रीजन की बात हो रही है, ठीक है, आप कह रहे हो कि ये जीवन का गुजारा चलाता है, फिर आखिरी में कह रहे हो कि ये थ्रेट करता है लाइफलाइन को, फिर बाद में हिंदू कुश को रखना सही नहीं रहेगा, बिल्कुल आखिरी में फ्लो टूट जाएगा। तो पहले हिंदू कुश की बात खत्म करके फिर बताएंगे कि हम लोग ये लाइफलाइन है, फिर बताएंगे ये लाइफलाइन थ्रेटन हो रही है। समझे मेरी बात? तो ये आखिरी में नहीं आ सकता, आखिरी में नहीं आ सकता तो मतलब ये वाला गलत, तो फिर यही होना चाहिए, एस आर पी क्यू। यही बनाया था, सी बनाया था सबने। एक बार फिर भी चेक कर ले, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। हिंदू कुश हिमालयन रीजन जो है उसको रेफर किया जाता है कि ये थर्ड पोल है, क्योंकि ये होल्ड करता है लार्जेस्ट रिजर्व स्नो का और आइस का आउटसाइड द पोलर रीजन। आर, आर के बाद पी, इसको हमने एस रख दिया। नहीं हो सकता, गलत हो गया ये आंसर। आंसर गलत पता कैसे हो गया? अगर आप ध्यान से, आंसर गलत हो गया, मैं बताता हूँ आंसर गलत कैसे हो गया। लास्ट के कौन से दो ऑप्शन बचे थे? आरपीक्यू का ब्लॉक बना दिया था ना हमने, आंसर गलत हो गया। देखो मैं समझाता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे मुझे और दिखाई दी, क्योंकि चेक करना भी ज़रूरी है, डबल चेक करना भी ज़रूरी है। आरपीक्यू का ब्लॉक बनाया था और मेन डाउट ये था कि एस कहाँ पे आना चाहिए। तो अब ऐसे केसेस में जब कन्फ्यूज़न हो जाए, जैसे मैंने आंसर निकाल दिया था बट फिर भी मैं एक बार मेक श्योर कर रहा था कि मैंने सही दिया कि नहीं दिया,
जैसे ही चेक करने लगा लगा कि गलत लग रहा है, तो क्यों? क्योंकि मैंने टोन देखी। वो टोन कैसे देखी? अगर आप देखोगे यहाँ बोला है ब्रिंक ऑफ कलैप्स, मतलब नेगेटिव बात करी है, ध्यान से देखो, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है, देखो टोन पकड़ा करो, टोन, लार्जेस्ट रिजर्व है स्नो का। फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव बात कर रहा है कि वो लाइवलीहुड देता है। नहीं समझे मेरी बात? तो पहले पॉजिटिव के साथ आपने पॉजिटिव जोड़ दिया, आर पी का पेयर बन गया था, देखो आर और पी का पेयर बन गया था। फिर हाउ एवर करके नेगेटिव बात शुरू होगी ना। ऐसा थोड़ी करेंगे कि पहले नेगेटिव बात कर दी, फिर पॉजिटिव बात कर दी, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, गलत हो जाएगा। पहले पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर हाउ एवर करके फिर नेगेटिव बातें शुरू होंगी। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पहले आर ही आएगा, उसके बाद दिस रीजन करके इसी रीजन को रेफर किया है। यहाँ फिर पॉजिटिव बात की क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव थी। फिर उसके बाद हाउ एवर करके नेगेटिव बात यहाँ पे शुरू हुई कि ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं, और फिर आखिरी में बोलेंगे अब ये कलैप्स होने की कगार पे है, तो एस आखिरी में आना चाहिए। ये वाला सही होगा, ये गलत, बी आंसर होगा। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया सभी बच्चों को? ये वाले टोन, ये छोटे छोटे की पॉइंट्स, ये समझ में आ रहे हैं पैराजम्बल्स को कैसे पकड़ना है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन। मनीष मेरे भाई पढ़ ले यार। ये तो रिलेटिवली इजी है क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? कैसे अच्छे की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं? देखो, हमेशा आपको जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आप घबराया मत करो बिल्कुल भी। आप की पॉइंट्स पकड़ा करो, जितना जो समझ में आ रहा है समझा करो, और छोटे छोटे की पॉइंट्स पकड़ा करो, ठीक है। अब ये इजी क्यों लगेगा मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ और एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नहीं पता भाई ये कोयोट क्या है, और ये कोयोट है कि नहीं है, कि कोयोटी है, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये ब्लैक गॉड किसकी बात हो रही है, मुझे नहीं पता ये नावोजो माइथोलॉजी क्या है। बट अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो हाँ, ये छोड़ के आ जाओगे, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शंस पे। ऑप्शन में कह रहा है या तो पहला एस है या तो पहला क्यू है। एस को देख लेते हैं कि इन वन नावोजो ओरिजिन स्टोरी, अगर किसी एक नावोजो स्टोरी की बात करें, तो जो ब्लैक गॉड है वो अरेंज करता है स्टार्स को एक गाइड की तरह ह्यूमन काइंड के लिए, मतलब रास्ता दिखाता है। ब्लैक गॉड तारों को ऐसे अरेंज करता है कि उन तारों से हम अपने दिशा निर्धारित करते हैं। वेन ही इज इंटरप्टेड बाय द मिस्चीवियस कायोट, लेकिन जब वो अरेंज कर रहा था तो उसे एक मिस्चीवियस कायोट ने इंटरप्ट कर दिया। मिस्चीवियस मतलब बदमाश। अब देखते हैं कि ये फर्स्ट है कि नहीं है। एक बार क्यू को भी देख लो। क्यू में बोल रहा है इन नावोजो माइथोलॉजी, लो जी, पढ़ते ही पता लग गया कि ये वाला फर्स्ट है। वो कैसे? आगे एक बार पढ़ देता हूं पहले। जो ब्लैक गॉड है, ये क्या नाम लिखा हुआ मुझे नहीं पता, ये इमरान हाशमी तो नहीं लिखा हाश इजनी जो भी लिखा हुआ है। ये ब्लैक गॉड जो है ये गॉड ऑफ फायर, अरे भाई भगवान है, ये तो किसी माइथोलॉजी का भगवान है। मैंने इमरान हाशमी बोल दिया। अगर यही ये वाले देश में होता ना मैं, तो अभी काट देते मुझे माफी भाई, माफी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। तो जो ब्लैक गॉड है वो गॉड ऑफ फायर है, और जो क्रिएटर है कॉन्स्टलेशन का। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है तारामंडल। देखते ही पता लग गया कि क्यू वाला जो है वो पहला है। वो कैसे? क्योंकि माइथोलॉजी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। माइथोलॉजी में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे बिलीव्स होते हैं। तो पहले माइथोलॉजी आएगा, फिर बोलेंगे कि उस माइथोलॉजी में एक स्टोरी ऐसी है, क्योंकि माइथोलॉजी में बहुत नंबर ऑफ स्टोरीज होती है ना, बहुत सारी स्टोरीज होती है। तो पहले ये, उसके बाद कहीं ना कहीं आएगा क्यू पहला है। एस को आप काटा मारो, इतना पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, यहाँ ब्लैक गॉड का पूरा नाम बताया है, जो भी बताया है ये, और यहाँ उसके बाद उसका आगे नाम लिखा ही नहीं हुआ। तो पहले इंट्रोडक्शन होता है ना पूरा का पूरा, बाद में उसे शॉर्ट करके रेफर करते हैं, ओनली ब्लैक गॉड करके रेफर करेंगे, यस और नो? तो दो हमें की पॉइंट्स मिले जिसकी वजह से पता लगा कि ये वाला पहला है, एस वाला नहीं है। यहां तक पॉइंट क्लियर? क्लियर। अब एक चीज और बताता हूं,
यहाँ अगर आप देख रहे हैं कोयोट और उसके पहले लिखा हुआ है फर्स्ट, और यहाँ लिखा हुआ है कोयोट और उसके पहले लिखा हुआ है देन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, देन। फर्स्ट ये हुआ, देन ये हुआ, ऐसे ही तो बोलते हैं, पहले ये हुआ फिर वो हुआ। तो मुझे ये भी पता लग रहा है कि भाई इसका और इसका कहीं ना कहीं पेयर है, आरपी का पेयर आपको दिखाई दे रहा है। क्यू पहला है, और माइथोलॉजी के बाद फिर एक माइथोलॉजी की स्टोरी बताएंगे, तो क्यू के साथ एस हो गया। और इधर से पहले कोयोट ने ये किया और फिर कोयोट ने वो किया, तो कहने का मतलब आरपी का भी पेयर है। तो क्या अच्छे की पॉइंट्स थे, क्यू एस और आरपी कहाँ पे है, ये रहा। तो मतलब सी आंसर है। किस किसने सी आंसर बताया था, सबने ऐसे ही किया। चलो एक बार मैं मीनिंग बता दूं फिर भी पढ़ के, नॉलेज के लिए, कल को ऐसा कोई टॉपिक दिखे तो बेसिक आइडिया हो। क्योंकि क्लास का पर्पस ये भी होता है कि जो बातें लिखी हुई हैं उसको पढ़ना भी आना हो आपको, यूं नहीं कि ट्रिक लगा के कॉन्सेप्ट लगा के आगे बढ़ के। चलो जल्दी से देख लेंगे। क्यों मैं बोला कि एक माइथोलॉजी की बात हो रही है, वहां पे ब्लैक गॉड करके एक थे जो कि गॉड ऑफ फायर थे और कॉन्स्टलेशन के क्रिएटर थे, तारामंडल के, ठीक है। उसके बाद एस में बोला कि अगर उस माइथोलॉजी की एक स्टोरी की बात करूँ तो जो ब्लैक गॉड है वो अरेंज किया करते थे स्टार्स को एक रिलायबल गाइड की तरह, मतलब स्टार्स को ऐसे तरीके से अरेंज करते थे कि ह्यूमन काइंड उसको फॉलो कर करके आगे बढ़ते थे कि यहाँ पे ये स्टार है फिर वो स्टार है, क्योंकि रिलायबल गाइड का काम करते थे। बट उस रिलायबल गाइड का जो काम हुआ करता था, मतलब हम उसको फॉलो किया करते थे और उसको सही रास्ता माना करते थे स्टार्स के अरेंजमेंट को, उसको तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया, एक बदमाश आदमी ने। ये कोयोट कौन है मुझे नहीं पता, मिस्चीवियस कोयोट ने उसे इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। फिर एस के बाद आ गया आपका आर। सबसे पहले कोयोट ने किया क्या, अनलीश किया एक वॉन्डरिंग रेड स्टार इनटू द स्काई। जो ब्लैक गॉड ने स्टार्स रीअरेंज किए थे उसमें एक अपना स्टार फेंक के मारा लाल कलर का, और वॉन्डरिंग मतलब घूमता हुआ, घूमता हुआ लाल कलर का सितारा उसने फेंक के मारा स्काई के अंदर। अकाउंटिंग फॉर द अनयूजुअल कलर एंड मूवमेंट्स ऑफ जुपिटर, कहने का मतलब है वो जो सितारा फेंक के मारा ना एक्चुअल में वो जुपिटर था। और जुपिटर कैसा होता है, पारे की तरह होता है ना। जुपिटर मरकरी को ही बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मरकरी को ही बोलते हैं आई गेस। वॉन्डरिंग मतलब इधर उधर घूमता रहता है और वो लाल कलर का है। तो बता रहा है कि वो जो सितारा फेंक के मारा वो एक्चुअल में जुपिटर था, और जुपिटर क्यों उसका अनयूजुअल कलर जो है वो लाल है, क्योंकि उसने फेंक के मारा था। और क्यों वो मूवमेंट करता रहता है, क्योंकि वो वॉन्डरिंग स्टार था। जुपिटर मरकरी है कि कोई और है, चलो कोई जो और भी होगा। फिर आखिरी में कह रहा है कि कोयोट ने फिर स्पिल किए काउंटलेस मोर स्टार्स। देखो पहले एक रेड स्टार फेंक के मारा, उस फेंक के मारा तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे पता नहीं क्या है, यहाँ पे वो कंचे फेंक रहे हैं यहाँ पे, बट जो भी है मीनिंग समझ लेंगे। पहले एक रेड स्टार को उसने अनलीश किया स्काई के अंदर, फिर काउंटलेस मोर स्टार्स को अनलीश किया, ठीक है। जिसकी वजह से ह्यूमन काइंड को ये स्कैटर्ड कलेक्शन ऑफ स्टार्स देखने को मिलते हैं, जो कि आज के टाइम पे हम रात में देखते हैं। तो ये बेसिक मीनिंग था, ठीक है भाई, सभी को क्लियर है। ये है जी अगला, जुपिटर और मरकरी दोनों अलग है। चलो ओके, ओके ओके। नहीं मेरे ख्याल से मरकरी उसी को ही रेफर करते हैं शायद, कि किसी और को करते हैं, चलो जिसको भी करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख के ये मत कहना अरे बाप रे सर ये क्या आ गया। भाई नाम बड़े दर्शन छोटे नाम का मुहावरा सुना है क्या, सुना है, सुना है ना। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये वही है। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जितना बनता है बनाना है, बाकी मैं आपके साथ हूं, मिलके हमने उड़ाना है, ठीक है। S1 और S6 गिवन है ऑलरेडी, पहला और आखिरी गिवन है, आपको बीच के चार रीअरेंज करने हैं। मरकरी बुध को बोलते हैं, अच्छा चलो वो अलग होगा, फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। देखा कितने सारे बच्चे जो हैं
डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला नाम बड़े दर्शन छोटे, हम लेंथ देख के घबरा जाते हैं और कुछ नहीं है, टॉपिक देख के पगला जाते हैं और कुछ भी नहीं है ये। मैं मीनिंग भी सबका बताऊंगा, पहले पैरा जंबल उड़ाऊंगा, ठीक है। जो स्टेग्नेशन है एआई का वो अपकमिंग है, स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई, ठीक है। स्टेग्नेशन मतलब एआई जो है बहुत ज्यादा और ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसका रुकना अब लाजमी है। स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई की बात करें, एआई काफ़ी तरीके के हैं। जनरेटिव एआई या चैट जीपीटी जैसा जो एआई है, ऐसे एआई जो टेक्स्ट को जनरेट करते हैं, जो स्पीच को, कंटेंट को जनरेट करते हैं, उसे जनरेटिव एआई बोलते हैं। हालांकि इसकी डेफिनेशन ब्रॉड है, बट अभी हमें वो समझना नहीं है। पहला गिवन है। अब उसके बाद कौन सा होगा, चलो देखते हैं। सारे बोले हुए हैं SRQP, मतलब PQRS, सारे ही चेक करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। इसका मतलब ये है कि एआई इंडस्ट्री और जो इकोनॉमी है एट लार्ज वो हॉरिफिक हो सकती है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एंड दीज रिपोर्ट्स, ऊपर तो मुझे कोई रिपोर्ट्स दिखाई नहीं दे रही है S1 में, तो फिर ये दीज रिपोर्ट्स किसके लिए आया हुआ है, तो मतलब ये वाला फर्स्ट नहीं हो सकता। हाउ एवर कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को जोड़ता है। रीसेंट रिपोर्टिंग और इंटरव्यूज और स्टडीज ने नाउ ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है जो मैंने और दूसरों ने प्रेडिक्ट किया था। आप एक बात बताओ, यहां बोला है कि एआई का स्टेग्नेशन हो रहा है, ठीक है। एआई स्टेग्नेशन का मतलब है कि अब और ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा है, सैचुरेशन आ रहा है। स्टेग्नेशन मतलब चीजें इनएक्टिव सी हो गई हैं, ठीक है, इंप्रूव नहीं हो रही हैं। हाउएवर तो ऑपोजिट बातों को जोड़ता है ना, यहां कोई ऐसी दो बातें तो है नहीं जो दो ऑपोजिट बातें हो। यहां पे बोला है कि अब चीजों ने या रिसेंट रिपोर्टिंग, इंटरव्यूज ने, स्टडीज ने अब कंफर्म कर दिया है, तो ये तो इसी बात को कंफर्म कर दिया एक तरीके से देखा जाए तो। सेम सेम बात होगी, ऑपोजिट कैसे होगी। स्टेग्नेशन अगर आ रहा है तो कह रहा है उसको ही कंफर्म कर दिया, तो ये दो बातों को मैं कैसे जोड़ूं हाउएवर से। हाउएवर तो दो अलग अलग बातों को जोड़ता है, कहने का मतलब क्यों भी नहीं है। बट दैट सिंपली इजंट पॉसिबल। एंड इवन बैक इन अप्रैल ओपन एआई और जो अदर जनरेटिव एआई कंपनीज हैं सीम टू ऑलरेडी बी बटिंग अप अगेंस्ट हार्ड लिमिटेशंस इन दीज एरियाज। कौन से एरियाज भाई? S1 में तो कोई एरिया है ही नहीं, तो कहने का मतलब ये भी गलत। तो 101% आपका आंसर आ गया ए, बस वो दिखने में बड़ा था। चलो पढ़ते हैं। जो स्टेग्नेशन है एआई का, एक बार पूरा अच्छे से समझ लेते हैं और दो तीन की पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। जो स्टेग्नेशन है एआई का वो अपकमिंग है, स्पेसिफिकली जनरेटिव एआई का। अगर एआई मॉडल्स को इंप्रूव करना है सेम रेट पे, क्योंकि स्टेग्नेशन हो गया है ना, तो ये जा रहा है बिल्कुल, ये चीजें इनएक्टिव में इंप्रूव नहीं हो रही। अगर इंप्रूव करना है सेम रेट पे, तो मल्टीपल स्टडीज और एआई एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है। क्या पॉइंट आउट किया है? द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा, एक तो ट्रेनिंग डेटा, एक कंप्यूटिंग पावर और एक एनर्जी को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियली, तभी इंप्रूव हो पाएगा, अदरवाइज स्टेगनेंट ही रहेगा वो। तो डेफिनेटली ये जा रहा है, एस पहला है। अब एस आर एक बार जल्दी से चेक करेंगे। एस आर, क्या आपने एक चीज नोट करी, आर के अंदर दीज एरियाज था, तो क्या वो दीज एरियाज ये वाले टर्म हो सकते हैं? ट्रेनिंग डेटा, कंप्यूटिंग पावर और एनर्जी। क्या ये दीज एरिया, आंसर आ गया है, मैं फिर भी एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, हो सकते हैं बिल्कुल, कि अगर एआई को इंप्रूव करना है तो इन एरियाज को इंक्रीज करना होगा। बट दैट सिंपली इज इम्पॉसिबल। कह रहा है इनको इंक्रीज करना होगा, बट अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैक इन अप्रैल ओपन एआई और जो अदर जनरेटिव एआई कंपनीज है, ओपन एआई की तरह, और जो जैसे चैट जीपीटी है ओपन एआई का, ऐसे और जो जनरेटिव एआई कंपनीज हैं वो ऑलरेडी बटअप अगेंस्ट कर रहे हैं। बटअप मतलब उनको डिफिकल्टी हो रही है इन एरियाज में। किन एरियाज में? इन एरियाज में, क्योंकि अगर इंप्रूव करना है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ाना होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन एरियाज में दिक्कत हो रही है ऑलरेडी। तो ये भी एक की पॉइंट बन रहा है एसआर का। उसके बाद क्यों बोला हाउएवर, लेकिन रीसेंट रिपोर्टिंग और इंटरव्यूज और स्टडीज ने अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है जो मैंने और दूसरों ने प्रिडिक्ट किया था। और आखिरी में बोल रहा फिर इसका मतलब ये है कि एआई इंडस्ट्री और जो इकोनॉमी है अब उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये आई कहां से है? इंफॉर्मेशन से और रोटर्स से। द इंफॉर्मेशन और द रोटर्स जो है वो न्यूज आउटलेट है, न्यूज वेबसाइट्स हैं, न्यूज पब्लिकेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे P और S6 में भी एक पेयर है, ध्यान से देखो। ये जो रिपोर्ट्स आई है द इंफॉर्मेशन से, द रोटर से, तो इंफॉर्मेशन को सबसे पहले यहां इंट्रोड्यूस किया है, फिर इंफॉर्मेशन ने, द इंफॉर्मेशन अखबार का, न्यूज वेबसाइट का नाम है, इंफॉर्मेशन ने पब्लिश किया एक आर्टिकल। पहले बोलेंगे रिपोर्ट्स यहां से आई है, फिर बताएंगे कि उस इंफॉर्मेशन ने पब्लिश किया एक आर्टिकल, तो फिर ये आखिरी में आ गया। क्या आर्टिकल पब्लिश किया?
पी बिल्कुल आखिरी में आना चाहिए था, पी आखिरी में आना चाहिए था, S6 के साथ पेयर जा रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इस लाइन को भी पढ़ लो। इन्फॉर्मेशन ने पब्लिश किया एक आर्टिकल जिसमें ये बताया कि कैसे उनका जो नेक्स्ट टेक्स्ट एआई है, जिसका कोड नेम्ड ओरियन है, वो मार्जिनली बेटर है देन देयर करंट GPT-4o मॉडल से, डिस्पाइट यूजिंग अ फार लार्जर ट्रेनिंग डेटा सेट। एक नया आया होगा उनका कोई एआई जिसका नाम ओरियन है, कह रहा है उसमें ज़्यादा हमने डेटा दिया बट फिर भी वो करंट चैट GPT 4.40 से थोड़ा सा ही बेटर है, कुछ खास बेटर नहीं है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बस दैट्स इट। अगला क्वेश्चन। चलो बस बस बस, देखो पहले तो सॉल्व करना है, बाद में मीनिंग हम लोग समझेंगे, एक्स्ट्रा बातें बाद में, पहले तो सॉल्व करना है। ये चैलेंजिंग साल रहा है हम सबके लिए, और डिसहर्टनिंग रहा है, फ्राइटनिंग रहा है, एग्जॉस्टिंग रहा है। टोन बताएंगे, क्या नेगेटिव टोन है? जल्दी से बताएंगे। डिसहर्टनिंग रहा है, फ्राइटनिंग रहा है, एग्जॉस्टिंग रहा है, नेगेटिव टोन है, ठीक है। उसने बोला पी ऑटोमेटिकली तुम्हें दे दिया बना बनाया। फॉर दोज ऑफ अस, फॉर दोज ऑफ अस हु आर इन द ओल्डर जनरेशन, हम में से जो ओल्डर जनरेशन में है, हम पर्टिकुलरली एंशियस हैं किसको लेके? इस दुनिया को लेके, क्योंकि वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो उनको टेंशन है कि हम किस तरीके की दुनिया अपने बच्चों के लिए और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। पी गिवन है, यहाँ पे भी नेगेटिव बात हो रही है, ठीक है, नेगेटिव बात हो रही है, टोन पकड़ेंगे एक बार, ठीक है। अब उसने कहा है कि पी एस की पी आर, पी एस की पी आर, आर और एस को पढ़ेंगे। आर में बोल रहा है कि जो रैपिड पेस है क्लाइमेट चेंज का और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, ये टेरिफाइंग है। क्या नेगेटिव बात हो रही है? हो रही है, तो अभी नेगेटिव टोन ही चलनी चाहिए। बट एस में बोला कि मैं रिजिलियंट होना चाहता हूँ, रिजिलियंट मतलब मैं डिफिकल्टी को फेस करना चाहता हूँ, मैं एंगेज और मैं ऑप्टिमिस्टिक और मैं एक्टिव होना चाहता हूँ। तो क्या ये पॉजिटिव बात नहीं होगी? पॉजिटिव कहाँ जाके, पहले नेगेटिव बातें कंप्लीट करो ना। आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है? बाकी सारी बातें बाद में, तो पी एस नहीं होगा, ठीक है। अभी पी आर क्यू की पी आर एस, पी आर क्यू की पी आर एस, पी और आर तो हो गया। क्यू में देख लेते हैं नेगेटिव बात है कि नहीं है। वी फील प्रोफाउंड सैडनेस, अभी सैडनेस की बात करो ना, फिर दोबारा से नेगेटिव बात करो ना, कि हम सफरिंग जो देख रहे हैं यूक्रेन में और जो मिडिल ईस्ट में, उससे हम लोग बड़े सैड फील होते हैं, हम डरे हुए हैं कि क्या हो रहा है यूएसए में। इन शॉर्ट हम ओवरवेलम्ड है, फिर से नेगेटिव बात होनी चाहिए। तो फिर पी आर क्यू होना चाहिए, मतलब आंसर आ गया। लो, टोन टोन से ही आंसर निकाल दिया मैंने तो, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। ये छोटे एडजेक्टिव्स पकड़ के ये आंसर आ गया। चलो एक बार जल्दी से पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, जल्दी से देखेंगे। कहाँ गया? पहले एस में बोला कि चैलेंजिंग रहा है ये साल, डिसहर्टनिंग, फ्राइटनिंग, एग्जॉस्टिंग रहा है। फिर बी में बोला कि जितने भी ओल्डर जनरेशन वाले हैं वो चिंतित हैं कि हम कैसी दुनिया अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं और अपने पोतों पोतियों के लिए छोड़ के जा रहे हैं।
फिर आगे बोल रहा है आर, आर में बोल रहा है कि जो दुनिया बदल रही है, रैपिड चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, और जो नंबर ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये डराने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बताया ना कि हम कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर दुनिया के बारे में बता रहा है कि दुनिया कैसी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, दुनिया ऐसी हो रही है। फिर क्यों में भी दुनिया के बारे में बताया, ध्यान से देखो। यूक्रेन में जो सफरिंग हो रही है उससे बड़ा दुख होता है, यूएसए में जो हो रहा है उससे बड़े हमें रोई रोई आती है। तो जब बोला कि दुनिया के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी दुनिया है और ये भी दुनिया है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या। और आखिरी में फिर एस बोल रहा है, एस में बोला है अब फिर पॉजिटिव बात बोल रहा है कि मैं रेजिलियंट होना चाहता हूँ, एंगेज ऑप्टिमिस्टिक होना चाहता हूँ, बट डिफिकल्ट है आंखें बंद करना, मैंने तो न्यूज़ देखना भी बंद कर दिया है। ठीक है, हम सब टेटरिंग ऑन दी एज पे हैं। टेटरिंग ऑन दी एज का मतलब है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के बहुत नज़दीक हैं बट पहुंचे नहीं है, कलैप्स के बहुत नज़दीक हैं बट पहुंचे नहीं है। हम टेटरिंग ऑन दी एज है फॉर ऑफ व्हाट आई हैव कम टू कॉल डिसपैरालाइज्ड। अरे यहाँ पे तो एक छोटा सा हिंट भी मिल गया। अगर हम ये कुछ भी नहीं करते फिर भी हम आंसर निकाल देते, वो कैसे, अब मैं वही बताना चाहता हूं। देखो ये ट्रिक थी, बट ट्रिक से करना नहीं है। देखो S6 में लिखा हुआ है आई रेड दिस न्यूली कॉइंड टर्म, मैंने ये टर्म पढ़ी। कौन सी टर्म पढ़ी, सारे के सारे सेंटेंसेस में एक ही टर्म गिवन है, आई हैव कम टू कॉल। इस सिचुएशन को वो डिसपैरालाइज्ड बोल रहा है और कह रहा है ये जो न्यूली कॉइंड टर्म है इसी को बोल रहा है। जो न्यूली कॉइंड टर्म है ये मैंने एक लेटर में पढ़ी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में, और ये परफेक्टली कैप्चर करती है जो हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज के टाइम पे। और मैं डिटरमाइंड हूं कि मैं अपने आप को डिसपैरालाइज होने नहीं दूंगा। कहने का मतलब डिसपैरालाइज की बात हो रही है। तो देखो अगर हम ये सब कुछ नहीं करते जो हमने शुरू में किया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर पूरा पढ़ के हमें ये स्ट्राइक कर जाता तो एस और S6 का पेयर था। आखिरी में एस ही आना चाहिए था क्योंकि S6 गिवन है, आखिरी में एस आना चाहिए था, तो मतलब ये रहा आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। बेटा ये ट्रिक है, मैं फिर वही वाली बात बोल रहा हूं। अगर ये स्ट्राइक कर भी जाए ना आपको पढ़ते पढ़ते, फिर भी आपको सीक्वेंस में चलना है क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सीक्वेंस में चलना, हो सकता है आपको दूसरों से थोड़ा सा टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़े सीक्वेंस में चलने के लिए, बट वो एक्यूरेसी सुनिश्चित करेगा आपकी। ठीक है, तो हमेशा से बात बोलता हूं, टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये डिसपैरालाइज होता, ये डिसपैरालाइज है कि एक्चुअल में ये दो टर्म्स मिला के बनाया हुआ है, डिस्पेयर प्लस पैरालिसिस। ठीक है, डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेस या होपलेसनेस, और पैरालिसिस का मतलब होता है अनेबल टू मूव। तो एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे कोई होप भी नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, दुनिया एक ऐसी सिचुएशन में है, वो उसके लिए टर्म दिया डिसपैरालाइज्ड। समझ में आया भाई। अगला देखें, ये वाला कैसा था वैसे, किस किस का स्ट्राइक किया था एक बार कमेंट सेक्शन में बताना ये वाला पॉइंट। चलो आओ, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का, अंत भला तो सब भला। विदाउट ऑप्शंस पैराजंबल कल करेंगे भाई। हाँ भाई, कुछ बनी बात। चलो आओ देखते हैं, बनाते हैं बात, क्या दिक्कत है।
एट 6 years ओल्ड माई पेरेंट्स जो है वो नोटिस किया उन्होंने इश्यूज विद माई स्पीच, और मैं तभी रिस्पॉन्ड करता था जब मैं उनके लिप्स को मूव करते हुए देखता था। मतलब उनके पेरेंट्स कुछ कुछ बोल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि उस लड़के का ध्यान यहाँ है और उसके पेरेंट्स यहाँ से कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो उसे सुनाई नहीं देता था, ना वो रिस्पॉन्ड करता था, मुंह से कुछ बोलता था। बट जैसे वो अपने पेरेंट्स की शक्ल देखता था और उनके होठ हिलते हुए देखता था, तो तब उसको लगता था कि कुछ सामने वाला बोल रहा है, कहने का मतलब वो डेफ था। ठीक है, वो ये बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहला आर की पी, तो आर देख लेते हैं। आफ्टर अ विजिट टू रॉयल फ्री चिल्ड्रन हॉस्पिटल लंदन में किंग क्रॉस में मुझे फिट किए गए, मतलब मेरे कानों में लगाए गए फर्स्ट पेयर ऑफ हेयरिंग एड्स। ठीक है, क्योंकि सुनाई नहीं देता होगा तो हेयरिंग एड्स लगाए गए, आर हो सकता है। क्या पी हो सकता है? पी में बोला है कि वो 90s का टाइम था, जो एरा था वॉकमैन्स का। वॉकमैन पता है, वो कैसेट डाल के गाने सुना करते थे, मेरे पास भी था। मैंने हिमेश रेशमिया के सारे गाने उसके अंदर दोनों साइड भरे पड़े थे, दुकान से भरवा के लाता था। ठीक है, तो जो मतलब मेरे को किसी ने गिफ्ट किया था, शायद किसी रिलेटिव ने गिफ्ट किया था। इट वॉज द 90s। वो जो एरा था वो वॉकमैन का एरा था, क्वेश्चनेबल फैशन का एरा था, ह्यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर का वो जमाना था। और मेरे को फिट कर दिए गए बल्कि बड़े बड़े ग्रे हेयरिंग एड्स, मतलब कान वाली मशीन जिससे सुनाई दे, जो कि बूम बॉक्स की तरह दिखते थे मेरे कानों के ऊपर। बूम बॉक्स एक पोर्टेबल स्पीकर को बोलते हैं, बड़े बड़े स्पीकर से लगा दिए जैसे कान के ऊपर, ऐसा लगता था। देखो मेरे भाई, पहले वो क्लिनिक जाएगा, डॉक्टर पे जाएगा, डॉक्टर जो है वो लगाएगा फर्स्ट पेयर ऑफ हेयरिंग एड्स, बाद में उसका डिस्क्रिप्शन देगा कि वो दिखते कैसे थे, वो बड़े बड़े बूम बॉक्सेस की तरह दिखते थे, समझ गए? तो पहले आर नहीं होना चाहिए, पहले आर होना चाहिए डेफिनेटली। तो ये वाला गलत। और अच्छा, आर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आर पी है कि आर एस है? आर पी है कि आर एस है? तो आर में भी कुछ ये बोला था कि मेरे को फिट किए गए फर्स्ट पेयर ऑफ हेयरिंग एड्स, और पी में भी यही बोला है, हेयरिंग एड्स की बात की है। यहाँ पे बोला कि लगाए गए डॉक्टर ने, और यहाँ उसकी वो बता दी, डिस्क्रिप्शन बता दी कि वो दिखते कैसे थे। वो बड़े बड़े दिखते थे, ग्रे कलर के थे। तो जहाँ तक मुझे लगता है आर पी होना चाहिए, बट फिर भी एक बार कंफर्म करेंगे हम, आर एस देख लेंगे। आर एस में बोल रहा है कि मेरी स्पीच इंप्रूव हो गई, मैं एंगेज हो गया। देखो पहले हेयरिंग एड्स की बात खत्म करो, उसके बाद बताओगे कि लगाने के बाद मजा आने लगा या इंप्रूव होगी, चीजें क्लियर होगी। तो आर पी होना चाहिए, आर पी मतलब यहां नहीं है। ठीक है, अब क्यू एस की एस क्यू, अगर मैं क्यू और एस को देखूं तो यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरी स्पीच जो है इंप्रूव हो गई और मैं एंगेज हो गया दुनिया के साथ। ऑल्दो मुझे याद है कि कितना वंडरफुल लगता था जब मैं वो हेयरिंग एड्स को आफ्टर अ लॉन्ग डे निकाल दिया करते, जैसे वो नहीं तो स्कूल स्कूल के कपड़े पहन के रखते थे, बड़ा ऐसे बिछा बिछा सा फील होता था, जैसे स्कूल से आते थे सारे ऐसे कपड़े उतार के फेंक दिए, ये मजे आ गए, अपना घर के कपड़ों में लेटे हुए हैं। ठीक है, या ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऐसा फील होता है। तो उसको वो जो बड़े बड़े बूम बॉक्सेस लगा के रखता था, उसको ऐसा फील होता था यार उतार इसे पूरे दिन के बाद, तो उसे बड़ा रिलैक्स्ड फील होता था, वंडरफुल फील होता था। अब देखो उसने बोला इनफैक्ट इट्स अ प्लेजरेबल, सॉरी, इनफैक्ट इट्स अ प्लेजर आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू टुडे। पहले बताएगा ना कि वो हेयरिंग एड्स को उतार दिया करता था आफ्टर अ लॉन्ग डे और उसे वंडरफुल फील हुआ करता था, फिर बोलेगा ना कि आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू टुडे। इस वाले प्लेजर को, किस वाले प्लेजर को? वो हेयरिंग एड्स को उतारने के बाद जो मजा आता है उसी को ही तो लुक फॉरवर्ड कर रहा है। कह रहा है ना कि वो चीज मुझे आज भी अच्छी लगती है, जब मैं उतारता हूं तो ब्लिसफुल साइलेंस फील होती है। समझे कि नहीं? आज के टाइम तो आपको हर जगह हेयरिंग एड दिखेंगे, बट आप ध्यान से देखो, एस क्यू का पेयर मिल गया सभी बच्चों को। यहां बोला कि हेयरिंग एड्स को हटाने के बाद, टेक आउट करने के बाद वंडरफुल फील होता था, और फिर बोल रहा है कि आज भी मुझे वो दिन अच्छा लगता है जब मैं उनको उतारता हूं, मुझे ब्लिसफुल साइलेंस फील होती है। तो एस क्यू होना चाहिए। एस क्यू कहां पे है? ये रहा, मतलब ये गलत। देखो थोड़े की पॉइंट्स, थोड़ी रीडिंग और थोड़ी कॉमन सेंस, इसी से आंसर आ जाएगा आपका। अभी मजा आया? कैसा लगा सेशन? ईमानदारी से बताएंगे। अच्छा लगा सेशन? कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों ने बताना है क्लास के बाद। ठीक है, 2 क्वेश्चन घर के लिए देके जा रहा हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेंगे बाद में। 9th और ये 10th। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आंसर देना। मैं आंसर जो है वो पिन कर दूंगा। बताओ भाई सेशन कैसा लगा? मजा आया? सीखा कुछ नया? है ना? करें पैराजंबल्स ऐसे सॉल्व कभी?
इतने सारे की पॉइंट्स आज मैंने आपको आइडेंटिफाई करवा दिए, इतने सारे तरीके बता दिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो गए। चलो कल भी हम लोग क्लास करेंगे। कल जो पैराजम्बल्स होंगे उसके अंदर ऑप्शंस गिवन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। जनरली वो बैंक एग्जामिनेशन में आते हैं, वैसे पैराजम्बल्स एसएससी वाले बच्चे और डिफेंस वाले उन क्लास को अटेंड करना चाहें उस क्लास को तो आप कर सकते हो, क्योंकि उससे आपकी स्किल्स ही डेवलप होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि स्किल डेवलप नहीं होगी, स्किल और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्योंकि उसमें ऑप्शंस गिवन नहीं होते, सारे खुद ढूंढने होते हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। जनरली एसएससी और डिफेंस में आपके पास ऑप्शंस गिवन होते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो आपके पास ऑप्शन गिवन नहीं है, खुद ढूंढने हैं, तो आपकी तो कोर स्किल और मजबूत हो रही है। फिर तो कल को अगर ऐसे ऑप्शन वाले पैराजम्बल भी आ रहे हैं तो आप ऑप्शन से तो कर ही पा रहे हो, कभी ऑप्शन से कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ से भी कर पाओगे। तो कृपया करके उसे भी अटेंड कर लीजिएगा उस सेशन को, ठीक है भाई। चलिए जी, मुझे उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीक सेंटेंस इंप्रूवमेंट रखूं? चलो सेंटेंस इंप्रूवमेंट रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय।